Hello, welcome back, my dear students. Today we are going to discuss a very important topic from the point of view of NEET, JEE, and that is linear momentum conservation. अगर आपको आता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए और नीट और जेई में कुछ क्वेश्चंस आए हुए जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए. अदरवाइज शुरू से शुरू करते हैं. हेडिंग इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. ये ऐसे करके लिख दे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, P इक्वल टू एम बी होता है. और एक बात मैंने और भी बताई आपको कि लीनियर टर्म का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मोमेंटम दो प्रकार का होगा, एक लीनियर और एक एंगुलर. आज हम बात कर रहे हैं लीनियर की, एंगुलर की बात हम रोटेशन मोशन के अंदर करेंगे. बोलो, तो स्टार्ट करते हैं. क्या होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? देखो, बोला जाता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है. मतलब जितना मोमेंटम पहले है उतना ही मोमेंटम बाद में होता है. जैसे एग्जांपल के लिए समझना, एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा इस बात को मैं. जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, m1 मास का है, इसकी वेलोसिटी u1 है, और ये ऑब्जेक्ट कोई m2 मास का है, इसकी वेलोसिटी u2 है. ये स्टोरी है बिफोर कोलिजन, मतलब अभी घटना या अभी टक्कर नहीं हुई है, कोलिजन नहीं हुई है. और यहां पे मान लेता हूं ये m1 और m2 दोनों क्या कर गए, कोलिजन कर गए, टकरा गए ड्यूरिंग कोलिजन. फिर क्या हुआ, ये दोनों सेपरेट हो गए. ये कहानी है आफ्टर कोलिजन. मास m1 मास m2, वेलोसिटी u1 से कोई u2 हो गई, वेलोसिटी अरे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, u1 से v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी u2 से v2 हो गई. ठीक है, तो बताओ अगर मैं इसका मोमेंटम लिखूं पहले तो कितना था, m1 u1. बोलो, इस ऑब्जेक्ट का m1 u1, इसका p2 दैट वाज m2 u2. अगर इसका लिखूं तो p इक्वल टू m1 v1 और इसका m2 v2. मेरे कहने का मतलब है, क्या इस सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए? क्या इस सिस्टम पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है? आप कहोगे नहीं है. मतलब कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसे फोर्स नहीं लगा रहा, या कोई भी एजेंट इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा. तो इसका मोमेंटम जितना कोलिजन से पहले था उतना ही कोलिजन के बाद होगा. इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, इसको P3 इसको P4, कुछ भी ऐसे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है. तो मैं बोलता हूं P1 प्लस P2, या सबसे अच्छा करके लिखूं कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा. इनिशियल मोमेंटम में कौन है, P1 प्लस P2, और वहां कोई क्या है, P3 प्लस P4. ये P1 P2 P3 P4 इन सबके चक्कर में मत पड़ो, इन सबसे कोई मतलब नहीं है. क्लियर है? कॉन्सेप्ट की बात यह है कि दोनों का कोलिजन टक्कर से पहले और टक्कर के बाद क्या होने वाला है, सेम होने वाला है. अगर कोई नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं. सर क्या इंटरनल फोर्सेस नहीं होंगे? इंटरनल फोर्सेस ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम में चेंज नहीं करते हैं. इवन मैंने न्यूटन थर्ड लॉ के आपको लेक्चर में बताया था कि इंटरनल फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगने वाले किसी भी सिस्टम को चेंज नहीं करते. जैसे उसके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं करते, उसके रेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करते. इसका मतलब उसके स्टेट पे इंटरनल फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता. तो ये एक बेसिक मैंने आपको बात बताई. तो इसी यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं और फिर ये कैसे आया है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. हटाने चला, मतलब देखो अब मैं बार बार बोल रहा हूं कोलिजन का मतलब टक्कर. कोलिजन का मतलब एक्चुअली टक्कर नहीं होता, कोलिजन का मतलब मोमेंटम में चेंज होता है. ये क्या है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा कोलिजन तब मैं वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा. अभी मैं टक्कर जैसे वर्ड का ही यूज करने वाला हूं. तो बोलो, अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा when no external
force acts on several particles, या no external force acts on a system of several particles। मतलब एक कोई सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। देन हम कहेंगे टोटल क्या मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। बोलो, देन हम कह सकते हैं क्या, देन टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ध्यान से सुनना इस वर्ड को, सिस्टम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पार्टिकल। समझना यहीं पे रोक के इस डेफिनेशन को एक बात बताने की कोशिश करता हूं आपको। यहाँ m1 था, u1 वेलोसिटी से चल रहा था, ये मास m2 था, u2 वेलोसिटी से चल रहा था, कोई टक्कर हुई थी अभी मैंने देखा था, और इस m1 मास की वेलोसिटी v1 हो गई थी, और ये m2 मास की वेलोसिटी कोई v2 हो गई थी। क्या इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ था? हुआ था। देखो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 u1, इसका इनिशियल मोमेंटम m1 u1, और इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया था, m2 v2 या v1। मतलब वेलोसिटी क्या हो गई थी, चेंज। यहाँ वेलोसिटी क्या थी, u1, या वेलोसिटी क्या थी, v1। अरे v1 या u1 का मतलब गणित के नंबर है। ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और बाद में ये 3 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो क्या इंडिविजुअल के मोमेंटम चेंज नहीं हुए? हुए। क्या नहीं हुए? हुए। लेकिन इसीलिए मैंने मार्क किया ये वर्ड, क्या, सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब इसका 2 हुआ है, इसका 3 हुआ है, लेट्स से ये 4 था तो ये बाद में 3 हो जाएगा। आप यहां पर भी देखो, ये तो गलत हो गया, समझो, ये 2 से 3 हो गया, और ये मान लो 4 था, और ये दोनों को कंजर्व रखना है, तो ये बाद में कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा। ठीक है, देखो मुद्दे की बात समझो, 4 और 2 6, 3 और 3 क्या हुआ, 6। लेकिन ये बढ़कर 2 से 3 हो गया, और ये घटकर 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। इंडिविजुअल्स के मोमेंटम क्या हुए, चेंज हुए, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम अभी भी कंजर्व है। इसका कितना, 4 और 2 6, इसका 3 और 3 कितना, 6। ये ऐसे मैथमेटिकल नंबर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है कि इंडिविजुअल सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इंडिविजुअल पार्टिकल का भी मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने मार्क किया इस वर्ड को। क्लियर हटाऊं, समझ रहे हो? क्लियर। अच्छे क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब आपको बेसिक्स की जानकारी अच्छे से, वरना अभी हम लोग चल के नीट और आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फंस जाएंगे वहां पे। बोलो, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहने वाला है, बोलो क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्लियर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंडिविजुअल का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, इंडिविजुअल पार्टिकल का हुआ है। बोलो। और आपको पता है कि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? अरे यार ये सब पढ़ चुके हैं, अब ये मत कह देना। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हर बार में क्या कर देंगे, सारे मोमेंटम का वेक्टर सम कर देंगे, और सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा विद अ सर्टेन कंडीशन कि बाहर से कोई और फोर्स नहीं लगना चाहिए। एक सेकेंड, लाइट का कुछ इशू है। जो कंडीशन बताई है उस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। बोलो, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम किसका, सिस्टम का कंजर्व रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या होगा, चेंज हो सकता है। बोलो, अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। बोलो, हम इसका प्रूफ लगाएंगे या डेरिवेशन लगाएंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इंपल्स के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं इंपल्स के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते इंपल्स के बारे में तो आप जाके मेरा लेक्चर इंपल्स का चेकआउट कर सकते हैं। पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इंपल्स का, और नीट और आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस भी वहां हमने लगाए हुए। और अगर आप नहीं करना चाहते ये, तो इंपल्स का मैं फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। ओके, लगा लेंगे हेडिंग। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो यहां यहीं पे लगा देता हूं, इसी में बढ़ा देता हूं। क्या लिख देता हूं, डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझते हैं? अभी मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट था m मास का,
m1 मास का जिसकी वेलोसिटी कोई u1 थी और यहाँ पे m2 मास का कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी वेलोसिटी u2 थी। बोलो, और ये कहानी है बिफोर कोलिजन, मतलब अभी कोई टक्कर नहीं हुई है। अब यहां पर दोनों में कोलिजन हुआ, दोनों टकराए, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये कहानी है ड्यूरिंग कोलिजन की, ड्यूरिंग कोलिजन की। उसके बाद फर्दर दोनों सेपरेट हो गए या कोलाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब हम तब पढ़ेंगे कोलाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोलिजन के में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन पे फोकस करने जा रहे हैं, क्लियर है। और इसकी वेलोसिटी बाद में कोई v2 हो गई, क्लियर है। इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी कोई v2 हो गई। अब समझना मेरी बात को, देखो ये कोई पार्टिकल है m मास का, m1 मास का जो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल है कोई m2 मास का जो u2 वेलोसिटी से चल रहा है। और आपको पता है इन दोनों के बीच अगर टक्कर होनी, इतना तो कॉमन सेंस आपका होना चाहिए कि u1 की वेलोसिटी ग्रेटर होनी चाहिए u2 की वेलोसिटी से। अरे यार, अगर ये तेज चलेगा तभी तो टकराएगा, अगर ये धीरे चलेगा तो कभी इसमें टक्कर नहीं हो पाएगी, इतना तो पता होना चाहिए ना। फिर इन दोनों में क्या हुई, टक्कर। उसके बाद इसकी वेलोसिटी u1 से पलट के v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी u2 से बदल के v2 हो गई। क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ होगा, देखो इंडिविजुअल के अंदर चेंज हुआ, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम बोलो क्या रख सकते हैं हम, कंजर्व। बोलो क्यों, बोलो क्यों, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सर मेरे को एक बात बता दो, मैं न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से बात करूं, जैसे मान लो ये एक ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, तो सर इस पे फोर्स लगा होगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बोले इस वाले ने लगाया होगा। सर आपने तो इम्पल्स में ये बात पढ़ाई है ना, आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी ये बात पढ़ाई है ना, कि थर्ड लॉ में दो फोर्सेस काम करते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड की इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सर इसने इसको धक्का नहीं दिया होगा, दिया होगा। क्या सर इसने इसको धक्का नहीं दिया होगा, दिया होगा। सर तो फोर्स तो लग रहा है, आप कह रहे थे कि फोर्स नहीं होना चाहिए, लग रहा है, लेकिन ये फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्सेस है, दीज आर नॉट द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टक्कर के दौरान पैदा हुए फोर्सेस है, इनको नॉर्मल रिएक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं हम, क्लियर है। तो ये जो फोर्सेस है दे आर इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस आपको पता है ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज करने वाला नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। बोलो क्लियर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, उसी का हमें डेरिवेशन करना है। तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इंपल्स क्या, थोड़ा सा बता देता हूं इंपल्स के बारे में। इंपल्स क्या, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता डिटेल लेक्चर देखना तो आप देख सकते हैं, वरना मैं आपको बता देता हूं। एक फोर्स एवरेज फोर्स इनटू वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए काम करता है, तो उसे हम इंपल्स के नाम से जानते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा फोर्स एक छोटे समय के लिए काम करता है। मैंने थप्पड़ मारा था, याद आया, थप्पड़ तो बहुत तेज लगा था लेकिन बहुत कम टाइम के लिए लगा था। बोलो सर थप्पड़ जैसी बात मत करो, वरना मैं ये वाला दबा दूंगा, ये वाला बटन दबा दूंगा, फिर आप कहोगे अरे ये क्या हो रहा है। ओके, समझ गए ना, नहीं मारता अपने प्यारे बच्चे को थप्पड़। बोलो क्या बोलेंगे, इंपल्स क्या होता है, और इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अरे यार, और इसका एक एप्लीकेशन मैंने और भी बताया था कि जो इंपल्स होता है दैट इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये सारी बातें मैं सीख चुका हूं, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप चाहो चेकआउट कर लो जाके एक बार, अगर आपने नहीं देखा तो आपको मोमेंट इंपल्स के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीट और जेईई में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, क्लियर। अगर आपको नहीं पता इंपल्स तो आप इतनी बात याद रखेंगे कि इंपल्स for average force for a very short time interval which is also equal to the change in momentum, और momentum को final momentum minus initial momentum। अब इस लाइन को मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे ड्राइव करने के लिए और चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बोलो हटाऊं 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 हटाऊं, हटा दिया, हटा दिया। बोलो अब मैं क्या करूंगा, बताओ न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है यार। न्यूटन थर्ड लॉ में हम सीख चुके कि दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, सेम इन मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन। बोलो तो इन फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा होगा, इंपल्स भी बन रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं इंपल्स 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 बाय द फोर्स, कौन सा फोर्स, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बोलो क्या हो जाएगा, इंपल्स, फॉर्मूला लगाता हूं यहाँ, इंपल्स इंपल्स, और इंपल्स को ही हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए इंपल्स लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इनटू छोटू सा टाइम। और बताओ कोलिजन
टक्कर छोटे टाइम के लिए तो होती है, ऐसा थोड़ी नहीं होता टक्कर हुई साथ में चल रहे हैं 10-12 किलोमीटर घूम के आए, ऐसा होता है, जस्ट टक्कर होती है, सिंपली। बोलो क्लियर। तो ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया इंपल्स किसका, फोर्स ए का, या फोर्स ऑन ए बाय द बी। और ऐसे ही मैं लिखने जाऊं इंपल्स बाय द फोर्स बी, या फोर्स बाय द ए ऑन द बी। अरे इसका लिख रहा हूं, इसका ये फोर्स क्या है, बी पे किसने लगाया, ए में, तो बोलो इंपल्स क्या हो जाएगा इसका, इसका इंपल्स क्या हो जाएगा, इसका इंपल्स सिंपली हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इनटू वेरी स्मॉल टाइम। बोलो क्लियर है। और आपको पता है इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और इंपल्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक का इंपल्स क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरे का इंपल्स क्या होगा, नेगेटिव। बोलो क्यों, क्योंकि ये कैसा लेफ्ट साइड, ये कैसा राइट साइड। अगर वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो ये प्लस आई में, ये माइनस आई में, तो एक का इंपल्स पॉजिटिव और दूसरे का इंपल्स नेगेटिव होगा। तो इस बात को आपने नोट कर लिया होगा, इस बात को आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं हटा रहा हूं, मेरे पास जगह का अभाव है, नीचे में लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। 1 2 3 हट गया, 1 2 3 हट गया, 1 2 3 हट गया। अब बताओ, अब अगर यहां पे मैं लिखूं कि इंपल्स 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 क्या हो गया, बराबर हो गया किसका, कौन से वाले फोर्स का, इंपल्स ऑन ए बी विल बी इक्वल टू इंपल्स ऑन बी ए। वैल्यू रख दूं क्या, वैल्यू रख दूं क्या, तो ये हो गया फोर्स ऑन ए इंटू बी इंटू डेल्टा टी, फोर्स ऑन बी ऑन ड्यू टू ए इंटू डेल्टा टी। बोलो, और यहां पे लगा देता हूं क्या, माइनस का साइन, कहीं एक पे लगा देता हूं क्या, माइनस का साइन। अरे आपको पता है इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। बोल भाई, बोल भाई, अरे चेंज इन मोमेंटम, क्यों क्यों क्यों, मैंने अभी आपको बताया था कि इंपल्स एवरेज फोर्स इनटू मल्टीपल बाय द वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल विच इज आल्सो इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। दिस इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बोलो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है कि जो इंपल्स है, ये इंपल्स जो होता है जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपल्स जो है ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और इंपल्स को ही मैं एफ डेल्टा टी लिख सकता हूं, तो एफ डेल्टा टी किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो बोलो इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 थी और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v2। बोलो 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 बोलो, कितना चेंज कितना चेंज कितना चेंज, एम v1 फाइनल माइनस एम u1। बोलो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन ए। ये b है, ये a है, ये b, ये a है, ये b है। बोलो क्या क्या लिख के बता दूं, क्या लिख के बता दूं, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, बॉडी ए, और ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अरे ये कैसे हो रहा है, ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि ये जो इंपल्स है, ये इंपल्स ही किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम ए का या चेंज इन मोमेंटम बी के क्या होगा, बराबर। तो बताओ ए का मोमेंटम फाइनल, तो बोलो ऐसे लिख दूं क्या कि ए का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसका, ए का, विल बी इक्वल टू द माइनस, माइनस साइन यहां से कैरी कर रहे हैं, किसका मोमेंटम फाइनल, बी का, माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। अब कितने कितने हैं इनके मोमेंटम, ये लिख लेते हैं। बोलो बी का फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, सॉरी ए का फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम बी वन, तो यहां लिख लिया मैंने एम बी वन। बोलो, और ए का इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर कोलिजन कितना था, एम, माइनस का साइन यहां से कैरी किया, एम वन यू वन। बोलो, और बोलो फाइन, माइनस का साइन लगा लिया, और बोलो फाइनल मोमेंटम बी का कितना है, एम टू वी टू, एम टू बी टू माइनस, बोलो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी कितना है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम टू यू टू। बोलो अब यहां पे लाके इसको क्लियर करके लिख लेता हूं। बोलो, तो ये हो गया एम वन यू वन माइनस, यहां पे बाय मिस्टेक, हाँ सही सही, ये तो बिल्कुल सही, यहां पे गलत हो रहा है, एम वन बी वन
माइनस m1 u1, बोलो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो कितना हो जाएगा m2 u2, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का m2 b2। अब आप ध्यान से देखो इस लाइन को, ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर ही लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि साइन वगैरह सब ठीक है, चेक कर लेता हूं। ठीक है, ठीक, सारे साइन ठीक है। अब बताओ मेरे को क्या करना था, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम ये कितना mbu1, यही इसको इनिशियल वालों को एक तरफ कर लेता हूं और फाइनल वालों को एक तरफ कर लेता हूं। तो बोलो फाइनल कौन है, b1 और b2 जिनकी वेलोसिटी है, इनिशियल कौन है, तो u1 और u2 जिनकी वेलोसिटी है। तो बोलो इसको इधर लेके आऊंगा, ये प्लस हो जाएगा। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखना समझ आया नहीं आया, बताना समझ आया कि नहीं आया। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। ये लाइन समझ आया कि नहीं? अरे बहुत आसान है, इसमें समझने के लिए कुछ खास नहीं है। बोलो ये m1 u1 है, इसको मैंने इधर भेज दिया तो कैसा हो गया, प्लस का, और ये इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये भी कैसा हो गया, प्लस का। मतलब b वाले मैंने एक तरफ कर लिए और u वाले मैंने एक तरफ कर लिए। ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ a, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ b, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ a, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ b। तो यही तो मैंने बताया था कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर होगा। मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, अगर सिस्टम पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो किसी के लिए भी हमें जब भी लिखना होगा मोमेंटम, सारे मोमेंटम को जोड़ते चले जाएंगे इनिशियल को, और बराबर किसके कर देंगे, फाइनल मोमेंटम के, विथ द वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब हमें डायरेक्शन को दिमाग में रखना है। अगर ये पलट के, ये बाय द वे कोई जरूरी नहीं है हर बार में ये दोनों एक्स में ही जाएंगे, प्लस एक्स में हो सकता है इनमें से कोई एक पलट जाता। अगर ये पलट जाता, b1 की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, प्लस ले रखी है, तो यहाँ पे हर जगह हम क्या ले लेते, माइनस ले लेते b1 की वैल्यू। क्लियर है, ये b1 की वैल्यू यहाँ माइनस हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी इसकी पलट के पॉजिटिव एक्स के बजाय किसमें हो जाती है, नेगेटिव एक्स में। इज इट क्लियर और नॉट, शुड बी क्लियर। बोलो हमें वेक्टर का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। तो मैं इसको हटाता हूं और अब क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूं। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट तो कर लिया ना, नहीं किया तो 10 सेकंड मेरे भाई पीछे कर ले, और पीछे करने के बाद नोट कर ले। बोल भाई, मैंने तो साफ कर दिया। एक मेरे पास कोई ट्रक और कार का एक प्रॉब्लम है। मेरे पास एक ट्रक है और मेरे पास एक कार है। एक ये कोई कार है, इसका मास 1000 kg है, 1000 kg, और ये वेलोसिटी ऑफ कार इज गिवन 32 मीटर पर सेकंड से ये कार कुछ चल रहा है। मेरे पास यहां पर ये कोई क्या है, ट्रक है। यहां पर वो एक कोई क्या है, ट्रक है, और मास ऑफ ट्रक इज गिवन दैट इज 8000 kg and the velocity of truck is 4 meter per second and moving in the same direction। मतलब ट्रक भी आगे ही जा रहा है। बोलो ट्रक भी आगे जा रहा है, कार भी आगे जा रहा है, दोनों का क्वेश्चन ने बोला है सेम डायरेक्शन में। क्लियर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, और कोलिजन हुआ, इन दोनों के बीच में टक्कर हुई। यार ये थोड़ा सा पीछे बनाता तो ज्यादा बेहतर रहता, बोर्ड की कमी पड़ जाएगी। यहां से बनाना शुरू कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, दिख तो रहा ही होगा। अब एक बार चेक कर लूंगा बनाने के बाद। ये कार है और मास ऑफ कार इज 1000 किलोग्राम एंड वेलोसिटी ऑफ कार इज गिवन 32 मीटर पर सेकेंड। हटाता हूं इसको, यहाँ पे साफ स्वच्छ लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ कार इज 32 मीटर पर सेकेंड, और ये कोई ट्रक की फोटो यहाँ पे बना लेता हूं। ये कोई एक ट्रक है मेरा, और मास ऑफ ट्रक इज गिवन 8000 kg एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज ऑल्सो गिवन दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ ट्रक हल्के चल रहा है,
ट्रक हल्के चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं लिखूंगा नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, फिर बोल रहा है इन दोनों का कोलिजन हुआ। देखो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके बना लेता हूं, ये कोई क्या है अपना कार है, ये कोई क्या है अपना ट्रक है, इन दोनों में कोलिजन हुआ, ये कहानी है बिफोर कोलिजन, बोलो ये कहानी है ड्यूरिंग कोलिजन, ये कहानी है आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन बोल रहा है क्वेश्चन कि ये जो कार है ना, ये जो कार है, पहिए लगा दूं क्या? सर सोच रहे हो सर ये क्या फर्जी के ट्रक ले आए हो, फर्जी की कार ले आए, इनमें टायर्स तक नहीं है। ये बोल रहा है ये बाउंस कर गई, उड़ गई, अरे आपको ट्रक इतना भारी है उसमें आकर टकराई तो टकरा के बाउंस कर गई, बोलो बाउंस कर गई। और वेलोसिटी बाउंस करने में इसकी वेलोसिटी ऑफ कार इज 8 मीटर पर सेकंड, आई थिंक लुकिंग विजुअल है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि बताइए ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा, बोलो ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा, मास तो इधर लिखा हुआ ही है, ट्रक का वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो मैंने ट्रक का वेलोसिटी लिया है क्या ये सही लिया है या गलत लिया है, मतलब ट्रक इधर ही जाएगा कि ट्रक पलट के चला जाएगा। आपका कॉमन सेंस तो कहता होगा कि सर इधर ही जाएगा, विजिबिलिटी चेक कर लूं, आपका कॉमन सेंस तो कहता होगा इधर ही जाएगा, लेकिन हमें कॉमन सेंस से लेना देना नहीं है, हम अपने कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई इसका मतलब प्लस एक्स में जो हमने लिया है वो सही जा रहा है, अगर माइनस आ गई इसका मतलब हमने डायरेक्शन क्या लिया हुआ, गलत लिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो शुरू करते हैं, बोलो तो हम क्या लगाने चले, CMC, एक बार लिख दे रहा हूं फुल फॉर्म, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन, शॉर्ट में बार बार इसको मैं लिखूंगा CMC, कंबाइंड मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बोलो मोमेंटम टक्कर से पहले इनिशियल मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के, क्योंकि कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम किसका है, कार का, प्लस इनिशियल मोमेंटम ट्रक का बराबर इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ कार का प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक का। तो बताओ कार का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास, अब देखो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मास ऑफ कार इज 1000 ग्राम एंड वेलोसिटी इज 32 मीटर पर सेकंड एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो प्लस में ले लिया। बोलो ये भी पॉजिटिव एक्स में तो प्लस का साइन लिख लिया। मास कितना है 8000 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, ये भी प्लस एक्स में इसलिए कैसा ले लिया, प्लस का। साइंस को याद रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ टक्कर हुई, अब बताओ इस कार का मास तो चेंज होने वाला है नहीं, ऑफकोर्स 1000। बोलो वेलोसिटी इसकी कितनी जाएगी, -8। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पलट के बाउंस कर गई ना, कार बाउंस कर गई तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स के बजाय किस में हो गई, नेगेटिव एक्स में हो गई। तो यहाँ -8 लिख लिया मैंने। बोलो अभी ट्रक का कन्वेंशन मैंने कैसे ले रखा है, पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ। तो मास ऑफ ट्रक कितना है 8000 एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक मुझे क्या करना है, बताना है। बोलो तो ये हो गया कितना, 32,000 प्लस 8 चौक 32,000। बोलो ये 32,000 और ये भी कितना हो गया, 8 चौक 32,000, और ये कितना हो गया माइनस का 8,000 प्लस का 8,000 इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। अब देखो इसमें से 8,000 घटा लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 32 चाहो तो आप बड़ा करके जोड़ लो, 64 हो गया। फिर 64 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 64 में से 4 घटाया 60 में से 4 घटाया बोलो 56,000। ये बचेगा 56,000 56,000 विल बी इक्वल टू 8,000 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक, 8,000 इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो चले गए और 8 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 तक, 8 सत्ते 56, तो कितना होता है नहीं 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। एक गलती हो गई, वेरी कॉमन मिस्टेक, एक गलती हुई। अरे बोलो यार ये तो इधर आके और जुड़ जाएगा, मैंने घटा दिया धोखे से। अरे बोलो ये माइनस का है, इधर आके और प्लस हो जाएगा, मतलब ये कितना था 32, ये कितना था 32, तो कितने हो गए 64 में 8 और जुड़ेंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। बोलो सॉरी, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बोलो 64 में 8 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 64 और 6 70 और 2 72,000, 72,000 विल बी इक्वल टू द 8,000 इंटू VT। क्लियर। अब देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो मर गए और 8
का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक, 9 अट्ठे 72 होता है, तो ये आ जाएगा VT। यहां से हमारा 9 आ गया। तो वेलोसिटी, शायद यहाँ विजुअल ना हो तो यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विल बी 9 मीटर पर सेकेंड। और एक बात और बताना चाहता हूँ, 9 मीटर का मतलब प्लस 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो डायरेक्शन मैंने ली है वही डायरेक्शन क्या है, सही है। अगर नहीं सही होती ये आ जाता माइनस, इसका मतलब मैंने क्या सोचा हुआ था, गलत सोचा हुआ था क्या, डायरेक्शन। बोलो इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मजा आ रहा है? बोलो क्या करना है, मोमेंटम टक्कर से पहले, टोटल मोमेंटम टक्कर से पहले बराबर टोटल मोमेंटम टक्कर के बाद क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो, बोलो क्लियर है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो नेक्स्ट सुनना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2019 में आया था ये सवाल। बोल रहा है कि एक मैन है कोई 50 केजी का और उसका बेटा है 20 किलोग्राम का, आर स्टैंडिंग ऑन द फ्रिक्शन लेस सरफेस, किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस पे वो लोग क्या हुए, खड़े हुए हैं, फेसिंग ईच अदर। बोल रहा है द मैन पोसेस हिज सन, आदमी, चलो बनाता हूं इसका डायग्राम, ये मैन है, ये उसका बच्चा है, ठीक है। ये खड़े हैं मतलब कहाँ है, रेस्ट पे। एक बात तो क्लियर हो गई, इनका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0, ओके। उसके बाद ये अपने बच्चे को धक्का देता है, क्लियर, ये आदमी अपने बच्चे को धक्का देता है और इसका जो बच्चा है, पापा जी को गुस्सा आ गई, धक्का दे दिया, इसका जो बच्चा है, ये जो सन है, ये आगे की तरफ मूव करने लगता है किसी वेलोसिटी से जो कि गिवन है कितनी, 0.70 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया हुआ है, आप अगर ध्यान से समझे क्वेश्चन को, द मैन पोसेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग स्पीड ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये पहली बार ऐसा हुआ है मोमेंटम के क्वेश्चंस में, ये मैन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा। आप कहोगे सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करता है, ये बात तो कभी लिख के देता ही नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग में होता है, अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो कभी भी लिख के नहीं देता है। इसका मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बोलो और बताओ, जब इसके फादर ने, इसके पापा ने इसे धक्का दिया होगा इस व्यक्ति को, तो इसका फादर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगा होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये जिस सरफेस पे खड़े हैं वो सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस, तो ये जितने फोर्स से इसको धक्का देगा इसका अपोजिट होगा। बोलो कि जितनी वेलोसिटी से इधर आगे धक्का देगा ये भी पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू क्या आने वाला है, सन आने वाला है। लेकिन आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस का मतलब है ग्राउंड की बात कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसने क्या करना है, यूज करना है इस क्वेश्चन ने। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो। तो हम लेकिन अपना काम वैसे ही करेंगे, जहां पे फंसेंगे वहां पे देखेंगे कि चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने देखा हुआ है या पहले से पढ़ा हुआ है या किसी का लेक्चर देखा है रिलेटिव वेलोसिटी इन बंडी, तो अच्छी बात, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है रिलेटिव वेलोसिटी इन बंडी। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन बंडी बाय द गैंग और फिजिक्स, क्लियर, आप वहां देख के आएंगे। या फिर मैं आपको जो छोटी सी बात बताऊंगा वो बात आपको क्या करना है, याद रखना। देखो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बार बार हम यही तो करते हैं, यहां से करता हूं, थोड़ी सी जगह की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। फाइनल मोमेंटम बोलो, आदमी नेगेटिव एक्स में चल रहा है, इसका मास कितना है, 50। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू सन, माइनस का साइन लगा दिया, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस। बोलो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए प्लस लगा दिया। बोलो इसका मास कितना है, 20 kg, क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो 20 kg। और वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन दी है, ये सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मत समझिएगा, ठीक है। अब देखो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा,
वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सन तो मुझे पता है 0.7 दी है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सन मुझे पता नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये बतानी भी नहीं है, मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक है, अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं। जिन लोगों को पता अच्छी बात है, नहीं पता समझेंगे या याद रखेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर देख लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो लिखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ये सबसे इजी पोर्शन होगा अगर आप देख लेते हैं क्या मेरे रिलेटिव वेलोसिटी का लेक्चर। तो कॉन्सेप्ट लगाने चला, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू एम का मतलब मैन का मतलब होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ, यह समझना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो यही तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे निकालना है। बोलो बोलो बोलो। और ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो ये देखो ये देखो, बोलो। तो यार एक लाइन पहले मैं विजिबिलिटी चेक कर लूं एक बार, विजिबल है तो विजुअल, लेकिन फिर भी मैं इधर कैरी करना चाहना पसंद करूंगा। बोलो, वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू एम is given in the question, velocity of sun with respect to m, या speed of sun with respect to man in the question is given, this is 0.7. बोलो, will be equal to the velocity of sun with respect to ground, मेरे को नहीं पता है, बोलो मेरे को नहीं पता है। और या इसको ऐसे ही रखता हूं, इसको अभी ऐसे ही रखता हूं, वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बोलो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो क्या ये मुझे पता है? क्या ये मुझे पता है? अरे नहीं भाई, यही तो बताना है। बोलो यही तो बताना है, तो क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? तो ये पहले तो ये चेक कर, ये देखो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो ये माइनस का साइन, और ये कहाँ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो जाएगा। अरे बोलो यहीं पे लगा दूं, ऐसे माइनस लगाऊं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सन। अब देखो मेरे को यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो मुझे पता है 0.7 है, फिर ना मुझे ये पता ना मुझे ये पता, अब मुझे फिर ये पता नहीं चलेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भैया एक इक्वेशन में 3 चीजें हैं, 2 अननोन है तो तीसरा सॉल्व नहीं कर सकते। इस इक्वेशन में दोनों चीजें अननोन है तो वैसे ही सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब मैंने कॉन्सेप्ट में क्या करिए, कमी करिए, गलत लगाया कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से सुनना, मैं इसमें करेक्शन करने जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे लगाऊं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लूं, देखो वैल्यू तो मुझे पहले भी नहीं पता थी, या जिसकी पता थी उसकी मैंने रखी वैसे भी नहीं। मैंने ले लिया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ ले लिया वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ना मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, ना मुझे वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है। ये मुझे बताना है, ये मुझे बताना है। तो किसी भी तरीके से अगर इसकी वैल्यू मैं पता कर लूं कितनी होगी, यहां रख दूं लाके, तो मेरा काम बन जाएगा। और यहां से ये वैल्यू बिल्कुल क्लियर है, यहां से ये वैल्यू बिल्कुल क्लियर है। बोलो वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां से किसकी वैल्यू निकाल लूं? वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं वेलोसिटी बार बार इसलिए बोल रहा हूं, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, उसने स्पीड बोला है, आप स्पीड समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ, अब इसकी वैल्यू रख लेता हूं। बोलो वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू मुझे दे रखी 0.7, ये क्वेश्चन में दे रखी, इसको इधर लाया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground will be equal to velocity of sun with respect to ground। पता चल गया। देखो अब इस वैल्यू को उठा के एक में रख दो, बोलो मेरा काम बन जाएगा। दोनों ही वेलोसिटी ऑफ m with respect to ground के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। बोलो, तो मैं कहने चला कि पुट वेलोसिटी ऑफ सन with respect to ground in इक्वेशन फर्स्ट। इसकी वैल्यू को रख देता हूं, यहां पे रखने चला, बोलो हटा रहा हूं। तो मैंने क्यों लगाया वेलोसिटी ऑफ, आप बहुत समझदार लोग हो, वो तो मैंने जानबूझ के कठिन कर दिया था। मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सन ना बोलता तो आप हमेशा क्या लिखते? आप ऐसे तो लिखते, एक सेकंड के लिए हटा रहा हूँ देखना, आप यही तो लिखते वेलोसिटी ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ सन। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये किसके साथ में होता है? ग्राउंड के साथ में। ये किसके साथ में होता है? ग्राउंड के साथ में। पहली बार उसने गेम कर दिया, इसलिए मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। आई थिंक क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, 0 विल बी माइनस 50 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 20, और इसकी वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू कितनी है? 0.7 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। इधर इसको हटा रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी।
बोलो ये हो गया 0 विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा -50 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 14 प्लस का 14। बोलो इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना करूंगा कितना हो जाएगा -20 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो क्लियर है। ये 50 और 20 कितने हो गए 70, तो इधर ले आया मैं, ये हो गया 70 वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू 14। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 14/70, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड। या अगर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जगह ये ग्राउंड को हटा ही दिया, इसका मतलब ये क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक। जब कुछ नहीं लिखा है तो ग्राउंड या सरफेस का रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूं आपकी आंखें खोलने के लिए। बोलो क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोट करने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसको साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं, आप अच्छे से देख लो, नोट कर लो। और आप ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईआईटी का काफी पुराना सवाल है 1982 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया है सेलेक्ट किया हुआ है। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, मतलब कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg, इनिशियली क्या है रेस्ट पे, तो बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम पहले लिख लूं कितना हो गया 0। बोलो उसके बाद कह रहा है explode and breaks into the 3 fragments in the ratio of 1:1:3। तो पहले इनके मासेस ही क्लियर कर लेता हूं। बोलो तो m1 बराबर m2 बराबर 0.2 kg और ये 3 है तो m3 विल बी इक्वल टू 0.6 kg। अरे यार बहुत कॉमन सेंस की बात है, 1 किलो के कितने टुकड़े करने, 3 टुकड़े करने, 1 किलो के 3 टुकड़े करने जिनमें 2 का मास बराबर रखना है और तीसरे का मास उन दोनों के 3 गुना है, तो देखो वैल्यू कितनी आएगी 0.2। तो आप जोड़ के देख लो ये 1 किलो के बराबर आना चाहिए, तो बोलो m1 और m2 को जोड़ा तो 0.2 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.4 और ये m3 प्लस 6 तो 0.4 प्लस 0.6 कितना हो गया 1। अरे यार इसमें मत कहना ये कैसे लिख दिया, 1 किलो के 3 टुकड़े जिसमें 2 टुकड़े बराबर हैं और 1 टुकड़ा 3 गुना है, तो देखो ना यही तो लिखा है 3 गुना का मतलब ये रेशियो से दे रखा है। टोटल मास जो करके दिखा देता हूं, टोटल मास कितना हो जाएगा बोलो 0.2 प्लस 0.2 इन दोनों का m1 प्लस m2 प्लस 0.6 विल बी इक्वल टू 1 kg। जोड़ के देख लो। बोल और वेलोसिटी भी बोल रहा है कि ये जो वेलोसिटी है इनकी वेलोसिटी v1 बराबर v2 बराबर v मान लेता हूं। अरे इन दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। देखो आगे क्वेश्चन बोल रहा है 2 पीस ऑफ इक्वल मासेस, इन दोनों के मासेस जिनके क्या है इक्वल है, फ्लाइज ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू मुझे दे रखी कितनी 30 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड चेक द विजिबिलिटी, यस इट इज विजिबल। बोलो अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर जाते हैं, तो ध्यान से सुनना और फिर आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रैगमेंट, मतलब 3 फ्रैगमेंट इसके कुल बने, जिसमें एक फ्रैगमेंट है जिसका मास क्या है 0.2 kg है और दूसरा फ्रैगमेंट है उसका मास भी क्या है 0.2 kg है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन ने बोला ऐसे मूव मत करा देना, एक ऊपर गया और एक ये नीचे गया, परपेंडिकुलर नहीं है, ये 180 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखना दिमाग में। इतना तो क्लियर होना चाहिए ना दिमाग में, कहीं दिमाग से तो क्लियर नहीं हो गया। बोलो ये एंगल कितना 90। अब मेरे से बोल रहा है कि बताओ तीसरे फ्रैगमेंट की वेलोसिटी बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इनिशियल मोमेंटम कितना था 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए 0। पहले इन दोनों के मोमेंटम लिख लेता हूँ। लेट्स से P1 की वैल्यू कितनी जाएगी m कितना है 2 और वेलोसिटी इसकी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, दोनों की फिक्स है दे रखी है क्वेश्चन में, 30 मीटर पर सेकंड इसकी भी है, तो उसके लिखा मैंने 30। बोलो क्या ये सही है, ये गलत हो जाएगा, क्यों समझना। ये यहां से 2D में दिया हुआ है एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। अरे बोलो यार ये 90 पे मूव कर रहे हैं तो ये 45 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, इस वाले का भी एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, वेक्टर में पढ़ चुके हैं ये सब, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा बराबर वेलोसिटी के टर्म्स में ही देख लो, तो ये कितना आएगा v sin थीटा, ये b बाई ये भी कितना आने वाला है v sin थीटा,
बोलो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम, डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस वाले का एक cos थीटा, इस वाले का एक cos थीटा, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे मोमेंटम बाद में निकाल लूंगा, इस वाले का cos थीटा, तो बताओ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई b cos 45, किसकी वजह से, इस वाले कंपोनेंट की वजह से, और इस वाले की वजह से भी आ गई कितनी v cos 45। बोलो मतलब मोमेंटम कितना हो गया p इक्वल टू एम वी cos 45, इसका भी हो गया, और इसका लिखूं तो P2 विल बी इक्वल टू v cos 45, दोनों का मोमेंटम क्या हो गया सेम। और बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा, अरे यार दो वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ बना के बताता हूँ, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से इसका मोमेंटम p है, इसका मोमेंटम भी p है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है सेम आ रही है, तो बोलो इनका रिजल्टेंट मोमेंटम यहाँ कहीं आएगा, मान लेता हूँ वैल्यू कितनी होगी pn। तो बताओ ये नेट मोमेंटम आया है और इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। टुकड़े हुए हैं 3, 2 टुकड़े उड़ गए हैं ऐसे, तो बोलो एक टुकड़ा कैसे उड़ेगा, आहा इसके जस्ट पीछे उल्टी डायरेक्शन में। और बोलो कितने मैग्नीट्यूड से, वेलोसिटी के जितने मैग्नीट्यूड से ये जा रहा है, या फिर कितने मोमेंटम से, जितना मोमेंटम इसका है उतना ही मोमेंटम इसका होना चाहिए, दोनों का मोमेंटम शुड भी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड डायरेक्शन वाइज अपोजिट, तो नेट मैग्नीट्यूड विल सॉरी नेट मोमेंटम विल बी 0। बोलो क्या रहेगा, कंजर पहले भी 0 और बाद में भी 0। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके सर क्लियर, तो लिख के बता दो। तो मान लेता हूं कि तीसरा पार्टिकल जो है जिसका मास m3 है, वैल्यू 0.6 है, v3 वेलोसिटी से गया है, वो कुछ इस तरह जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो मोमेंटम है उसका नेट यहां आ जाएगा। तो लिख दूं क्या p3 विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2, वेक्टर सम करते, वेक्टर सम कर लेंगे। बोलो क्लियर है। अब वेक्टर सम मैं बार बार करके बताता हूँ। ये बोलो वेक्टर में क्या है, ये -x डायरेक्शन में, ये कैसा है +x डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो वैसे भी अपोजिट आनी है, क्योंकि नेट मोमेंटम 0 होना है, पहले 0 था तो अभी भी 0 होना चाहिए। बोलो हाँ क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, ये तो वेक्टर में हो गए, अगर मैं इसको स्केलर में लिखूँ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा m3 v3। बोलो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा m, मास दोनों के सेम है, ध्यान से देखो मास दोनों के सेम है, वेलोसिटी भी दोनों की सेम है, कंपोनेंट के बाद भी दोनों सेम बन रहे हैं, मतलब एम बी cos 45 मोमेंटम इसका है, इसका भी मोमेंटम कितना है एम बी cos 45, यहाँ एम लिखना भूल गया था मैं बाई मिस्टेक, तो यहाँ पे एम बी cos 45। तो बोलो दोनों को जोड़ूंगा x डायरेक्शन में तो दोनों जुड़ जाएंगे, अरे ये x डायरेक्शन में ही तो आ रहे हैं, इनके बाई वाले तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2m m v cos 45। बोलो तो मास 3 का कितना है 0.6, वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ये कितना है 2, इन दोनों का मासेस क्या है सेम, वैल्यू क्या है 0.2। बोलो वेलोसिटी कितनी है 30, क्वेश्चन में गिवन है। बोलो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट मर गया, ये 2 से ये मरा तो कितना होगा 3, ये 3 से ये मरा कितना बचा 10, तो यहां से b3 इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1/√2, ये वैल्यू हो गई। बोलो ये इससे मरेगा, अरे इसको √2 दो बार लिख सकता हूं, तो आंसर इज b3 इज 10√2। और आप चाहो तो √2 की वैल्यू रख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10√2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो यहाँ पे पॉइंट एक बाद और खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड, 14.14 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इन दोनों का जो मोमेंटम है, ये 2D में मोमेंटम था, ये मोमेंटम 2D में था तो इसका कंपोनेंट आना था x के अलाउंग, एक कंपोनेंट आना था y के अलाउंग, इसका ये भी 2D में था तो इसका मोमेंटम एक आना था x के अलाउंग, एक आना था y के अलाउंग, तो y वाले दोनों क्या हो गए कैंसिल, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। क्या सर इनके मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में सेम नहीं है, ऑफ कोर्स सेम है, कितना v cos थीटा, तभी तो ये दोनों क्या हो गए ऐड हो गए, यहाँ उल्टे पड़ गए इसीलिए क्या हो गए सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब एलिमिनेट हो गए, तो दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है वो इस पार्टिकल के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होना चाहिए, तभी नेट मोमेंटम कितना हो पाएगा 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली भी कितना है 0। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। बोलो तो मैंने लिख दिया इन दोनों का नेट मोमेंटम लेफ्ट से इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 2mb cos 45, यहाँ लिख दिया 2mb cos 45। बोलो और इसका लिख दिया मैंने p3 m v3,
चाहो तो आप अगर वेक्टर में लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई कैप, यहाँ पे लिख सकते हो आप माइनस आई कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सॉल्व कर दिया, m3 की, m की, v की सारी वैल्यूज रख दी है। वेलोसिटी तीसरे वाला कितनी वेलोसिटी से जाएगा उसकी वैल्यू आ गई 10√2 या फिर सॉल्व करने के बाद 14.14 मीटर पर सेकेंड। बोलो और भी क्वेश्चन ले लेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, क्लियर है? बोलो हटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? बोलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार नीट 2013 में और AIPMT 2009 में आया था। मुझसे बोल रहा है एन एक्सप्लोसिव ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स। ये राइट एंगल्स पे जाते, चलो बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये कोई मास m था, ये फर्दर ब्रेक कर गया 3 पार्ट्स में, जिसमें दो पार्ट राइट एंगल पे ट्रायंगल कर गए और उनकी वैल्यू वगैरह जो दी होंगी उनको नोट कर लेता हूं। राइट एंगल टू ईच अदर, दी फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो मास है दैट इज 1 kg और ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकेंड से। बोलो और कोई सेकंड पार्ट है, ये कोई 2 kg का है, ये कोई 2 kg का है, ये मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? फाइंड द थर्ड पार्ट इफ फ्लाइज विथ 4 मीटर पर सेकेंड देन इट्स मास। तो आप बताओ ये पहले सिस्टम रेस्ट पे था, मतलब एक्सप्लोड होने से पहले रेस्ट पे था, तो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए 0, जिसमें 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े इस तरीके से उड़ गए, तो तीसरा टुकड़े का पहला डायरेक्शन अगर पूछा गया होता तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता। तो तीसरा टुकड़े का जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, तो मास कितना होगा। सबसे पहली बात मुझे ये समझना होगा, मुझे इसका मोमेंटम लिखना है अगर, तो इसका मोमेंटम बताओ P इक्वल टू कितना हो जाएगा mv। क्लियर? m कितना है 1 और v कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 12 मीटर पर सेकेंड इन j कैप। वेक्टर में लिख रहा हूं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ओके। एंड दिस अगर इसका लिखना हो मोमेंटम, लेट्स से P2 का मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 8, कहां है x में, तो आई कैप लिख लिया। तो ये बताओ मोमेंटम कितना आ गया 16 आई कैप और ये कितना आ गया 12 j कैप। क्लियर? अब बताओ, आपको पता है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, इसका नाम होगा नेट मोमेंटम। बोलो इसकी वैल्यू भी मैं इजीली लिख सकता हूं, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं कैसे निकालता हूं आपको पता है, r² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, एंड cos थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो बोलो एंगल यहाँ कितना हो गया 90, मतलब pn² विल बी इक्वल टू, बोलो अब इनके क्या ले रहा हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16 12 cos कितना 90, ये एंगल 90 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0। बोलो 12 का स्क्वायर करूंगा और 16 का स्क्वायर करूंगा तो बोलो कितना आएगा, चलो जो भी आता है ये मुद्दा बात का है। अब बताओ जो तीसरा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए। आप पूछोगे, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, बताओ सिस्टम का नेट मोमेंटम पहले कितना था 0 था, नेट मोमेंटम सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम पहले कितना था 0, तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। ये दोनों मिल करके इस डायरेक्शन में कुछ इतना, कोई वैल्यू आएगी भी जोड़ के निकाल लेंगे, इतना मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। तो बोलो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी 4 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है, तो इस लाइन पे ऊपर की तरफ दोनों का रिजल्टेंट इंपैक्ट है, तो जो तीसरा वाला है उसका इसी के अपोजिट डायरेक्शन पे इंपैक्ट होना चाहिए। क्यों मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम, मैग्नीट्यूड होना चाहिए बोलो सेम, मैग्नीट्यूड होना चाहिए बोलो सेम, डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट, दोनों एक दूसरे से होने चाहिए क्या कैंसिल आउट, तभी तो क्या होगा नेट मोमेंटम फाइनल नेट मोमेंटम कितना होगा 0। इज दैट क्लियर और नॉट? हम लगाने चले अपना सिंपल फंडा, हटा रहा हूं इसको। हमारा सिंपल फंडा क्या कहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर टक्कर बराबर होगा
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर टक्कर, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना है 0 बराबर, बोलो फाइनल मोमेंटम कितना है। अब आप वैसे लिखने जाओगे तो इसका कितना है 12 जे कैप, यहाँ से मिट गया था, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ 12 जे कैप मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिखने जाओगे कितना 16 आई कैप मीटर पर सेकंड, बोलो। लेकिन यहाँ पर आप निकाल लोगे, मिल जाएगा आपको कौन नेट मोमेंटम, लेकिन मुझे निकालना है कौन, मुझे निकालना है कौन ये, बोलो। तो मैं एक बात आपसे कह सकता हूं, इतना करने के बजाय कि अगर मैं ऐसा कर दूं इन दोनों के मोमेंटम का जो वेक्टर सम है वो इसके मोमेंटम के बराबर होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर है तो बताओ, बोलो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैं लिख ही सकता हूं। अब ये तो 0 है ही, तो मैं अगर आपसे पूछूं बेहतर तरीके से अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। ये P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, बोलो इन दोनों को कैसा, इन दोनों को कैसा वेक्टर सम, और ये क्या हो जाएगा माइनस P3 वेक्टर, और इसको मैंने मान लिया क्या ये P3 है। किसी एक को अपोजिट कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है तो दोनों को प्लस ले रखा है, इसको माइनस ले रखा है तो इसको इस साइड ले आऊंगा, तो बोलो हो जाएगा P3 का जो वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर का सम लेना है। अब बोलो क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर सम लेना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है थर्ड का, वेलोसिटी किसकी तीसरे की, बोलो इसका मोमेंटम ये देखो दे रखा है। अब इन दोनों के मोमेंटम का अगर वेक्टर बनाना चाहूं तो पी नेट की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 12 या 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप, और इनका लेने जा रहा हूं क्या मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा मुझे, बोलो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर दूंगा 16 का स्क्वायर, बोलो यहाँ क्या कर दूंगा 12 का स्क्वायर, ये मैंने निकाल के दिखाया, ये है निकला हुआ। तो इन दोनों का अब मैं स्केलर लेना चाहूं मैग्नीट्यूड निकालना। अब बोलो स्केलर क्यों ले रहे हैं भैया, मास निकालना है। मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी निकालने के लिए उन्हीं वैल्यूज को रखूंगा जो स्केलर होंगे। तो मोमेंटम का स्केलर कौन होता है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कितना हो जा रहा है यहाँ से 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बोलो ये कितना हो जाएगा, इसको बाहर निकालो रूट की, ये 20 आएगा, बोलो ये कितना आएगा 20। तो बोलो यहां से मास की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मास की वैल्यू कितनी जाएगी m3 विल बी इक्वल टू 20 अपॉन b3, और b की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4। बोलो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ कितना 4, तो यहाँ से वैल्यू एलिमिनेट हुई, तो 20 को 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 5 kg मास। बोलो मास की वैल्यू कितनी आ गई 5 kg। क्या कोई ऑप्शन दिया है 5 kg? यस दिया है, ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन डी क्या हो गया करेक्ट। क्लियर? जिन लोगों को अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो एक बार मैं उनको अलग तरीके से फिर से समझाता हूं, इसी क्वेश्चन को इधर साइड में देखना। जो लोग यहां समझने में दिक्कत हो रही ना, मैं उनको एक लाइन में एक बात और बताता हूं, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है ही, बोलो इन दोनों का नेट मोमेंटम इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं अगर एक लाइन में लिख दूं कि P3 बराबर होगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर के, हमेशा वेक्टर सम लिखते हैं, बोलो। और ये कितना होगा, ये कितना होगा, बोलो mv, और इसको P1 लिया है तो इसका डायरेक्शन कहाँ है आई में, तो इसकी वैल्यू ही रख देता हूं, डायरेक्ट कितनी है 12i या 12j, इसकी वैल्यू कितनी 12j प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो 16i, बोलो ये क्या हो गया P3 वेक्टर। तो इन दोनों का ये तो हो गया P3 वेक्टर। अगर वेक्टर में पूछा जाता तो आंसर हो जाता ये, लेकिन मुझसे मोमेंटम पूछा ही नहीं गया है, मुझसे पूछा गया है मास। तो बताओ मोमेंटम क्या होता है मास। पहले तो इसका मुझे स्केलर निकालना पड़ेगा। पूछो आप, पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि P3 बराबर क्या होगा, बोलो m3 इंटू B3, मुझसे पूछा गया है m3, तो m3 के लिए मैं क्या करूंगा P3 को डिवाइड करूंगा B3 से, मतलब मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को स्पीड या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन होता है स्पीड। तो बोलो इसका पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, और मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं ये बात कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेना होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, रूट के अंदर भर के इस वैल्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर भर के इस वैल्यू का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। अगर कुछ और होता लाइक दैट तो उसका नहीं है तो 0 कर लेते, क्योंकि ये आई जे के में पाए जाते। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे, सबका स्क्वायर करोगे, रूट लोगे, ये 20 आएगा। यही वैल्यू तो मैं बता रहा था आपको। यहाँ मैंने 20 रख दी, और बी थर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो दे रखी है तीसरे पार्टिकल की या थर्ड पार्टिकल की जो वेलोसिटी दे रखी है 4, यहाँ से आंसर आ गया 5 kg। आई थिंक क्लियर होना चाहिए सारे लोगों को।
अब तो क्लियर होना चाहिए कम से कम, मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वेस्ट बंगाल जो जेई 2013 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है अ सेल ऑफ मास 5 कैपिटल M एक्टेड अपॉन बाय नो एक्सटर्नल फोर्स एंड इनिशियली एट रेस्ट। इसका मतलब ये हिंट दे रहा है किसके लिए, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है। दैट्स ओके। बस्ट into 3 fragments of mass capital M, capital 2M and capital 2M, मतलब कैपिटल जो 5M था इसके 3 टुकड़े होगा कितना, M, 2M और 2M। क्लियर? रेस्पेक्टिवली the first 2 fragment move in opposite direction, मतलब एक इधर जाता है तो एक इधर जाता है। बोलो क्लियर? the first 2 segment move in opposite direction with a velocity ऑफ मैग्नीट्यूड 2b एंड b। ये मान लो 2b से गया, ये b से गया, तो बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम कितना बचा, mb। किधर बचेगा, इस साइड में। तो जो तीसरा है वो कहां जाएगा, राइट साइड। क्वेश्चन ने भले ही नहीं बोला कहां जाएगा, राइट साइड। और कितनी वेलोसिटी से जाएगा, यही क्वेश्चन होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। द फर्स्ट 2 फ्रैगमेंट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 2b एंड b रिस्पेक्टिवली। द थर्ड फ्रैगमेंट विल, कहां जाएगा तीसरा फ्रैगमेंट, क्या आंसर होगा, आपने इसमें मेरे को बताना है कि क्या आंसर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बोलो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करके इसको मेरे लिए क्या करेंगे, आंसर बताएंगे, मैं आंसर आपका चेक करूंगा। क्लियर? तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बताओ इस तरीके से बेचारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता हुआ, खत्म होता हुआ।